जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोगों ने पार्लियामेंट से संबंधित यानी लेजिस्लेचर के पार्ट से संबंधित जो थ्योरी है उसको कंप्लीट किया था और आज उसके संबंध में जो लोकसभा है यानी संसद का जो निम्न सदन कहलाता है उससे संबंधित मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग राज्यसभा पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए लोकसभा के चुनाव में यहाँ पे प्रिंट हो गया है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति का कम से कम 25 वर्ष का होना आवश्यक है। 25 वर्ष से कम के व्यक्ति को लोकसभा के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। योग्यता में मैंने आपको बता दिया था 25 वर्ष, तो 25 वर्ष ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कहता है, संसद के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। यहाँ ना लोकसभा की बात की गई है ना राज्यसभा की, दोनों की बात की गई है संसद के सदस्य बनने के लिए। तो संसद सदस्य बनने के लिए उम्र अगर लोकसभा में देखें तो 25 वर्ष, राज्यसभा में देखें तो 30 वर्ष। लेकिन अगर इन दोनों में न्यूनतम देखें 25 और 30 वर्ष में न्यूनतम कौन है 25, तो इसका मतलब लोकसभा की बात हो रही है और लोकसभा के लिए मैंने आपको बताया 25 वर्ष और ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 25 वर्ष। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के लिए मैंने बताया था कि जो उम्र सीमा है वो 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष है। हालांकि जो उच्चतम उम्र है यानी अधिकतम उम्र की अगर बात करें तो अधिकतम उम्र डिसाइड नहीं है, उसका कोई प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। जितना दिन तक चाहे आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, हो सके तो मरने से एक दिन पहले तक भी लड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र मतलब जिसको नॉमिनेशन कहते हैं हम लोग, कि नॉमिनेशन जो फाइल करना है वो कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा। तो आपको जब मैं पार्ट 1 पढ़ाया था तो बताया था कि व्यक्ति और जो नागरिक होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, यानी हर नागरिक व्यक्ति है लेकिन हर व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता है। व्यक्ति में नागरिक और विदेशी दोनों आते हैं। तो विदेशी को भारत में चुनाव लड़ने का किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। तो अगर व्यक्ति दिख जाए तो यहाँ तो पूरी तरीके से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति में विदेशी भी आते हैं। और मैंने आपको योग्यता में बताया था आर्टिकल 84 के तहत क्या बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा के लिए या फिर राज्यसभा के लिए इलेक्शन में अपनी दावेदारी पेश करे। तो भारत के नागरिक होने के लिए उनके पास नागरिकता होनी चाहिए और हर व्यक्ति के पास नागरिकता हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ना है वो वहाँ के निवासी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। तो ये बात भी गलत है। आप भारतवर्ष में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, शर्त यह है कि किसी भी क्षेत्र में आपका नामांकन जो जिसको क्या बोलते हैं वोटर लिस्ट यानी निर्वाचन जो सूची है उसमें आपका नाम दर्ज होना चाहिए। तो ऐसे में आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है ऑप्शन बी कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ना हो वहाँ के किसी निवासी द्वारा, ये आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज हो। तो ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि
किसी भी भारत में किसी भी क्षेत्र से आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र में आपका नाम होना ज़रूरी है। और ऑप्शन डी कहता है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा। तो देखिए, ऑप्शन डी कहीं ना कहीं देख के आपको लग रहा है कि मैंने जो ऑप्शन ए बताया कि नागरिक द्वारा, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो साथियों, भारत का नागरिक होना चाहिए ये बात सही है, लेकिन क्या जो बच्चा जन्म लेता है और वो जन्म से अगर भारतीय है तो वो तो जन्म से भारतीय है ही, भारत का नागरिक है, तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है? तो चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ नागरिक होना आवश्यक नहीं है, उसके साथ साथ आयु सीमा, जो आयु सीमा है वो भी तो फुलफिल होना चाहिए। तो आयु सीमा कितना कहा गया है? 25 वर्ष। और नागरिक होने के लिए 25 वर्ष होना ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? मतलब किस बेसिस पे सीटों का बंटवारा किया गया है राज्यों में लोकसभा के लिए? तो ऑप्शन ए कह रहा है जनसंख्या, ऑप्शन बी कह रहा है क्षेत्रफल, ऑप्शन सी कह रहा है गरीबी और ऑप्शन डी कह रहा है भाषा। देखिए, भाषा के आधार पे हम लोगों का राज्य बना है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, मैंने वीडियो लेक्चर में बता रखा है कि इस आधार पे हम लोग का क्या बना था, हम लोग का राज्यों का गठन हुआ था। गरीबी से सीटों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, भले ही आरक्षण प्राप्त है तो आरक्षण SC ST के आधार पर प्राप्त है, ना कि गरीबी के आधार पर। जहाँ तक बात क्षेत्रफल की है तो क्षेत्रफल के आधार पे भी सीटों का आवंटन नहीं है। अगर मान लीजिए लद्दाख इतना बड़ा यूटी है, लेकिन वहाँ जनसंख्या निवास बहुत कम करते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि क्षेत्रफल के आधार पे वहाँ पे सीटें दे दी जाए? ऐसा नहीं हो सकता है साथियों। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऑप्शन ए, जो कि कहा जा रहा है जनसंख्या के आधार पर, जी हाँ, सीटों का जो बंटवारा हुआ है जनसंख्या के अनुपात में हुआ है, ना कि किसी एक पार्टिकुलर नंबर के आधार पर हुआ है। अगर किसी नंबर को डिसाइड कर ले, मान लेते हैं कि 10 लाख के आधार पर एक सीटों का आवंटन हो जाए, तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां की जनसंख्या 8 लाख से भी कम है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां लोकसभा की सीटें नहीं होनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है। हर राज्य का प्रतिनिधित्व होना तो आवश्यक है। इसका मतलब जनसंख्या के आधार पर ज़रूर है, लेकिन जनसंख्या के आधार के साथ साथ आनुपातिक आधार भी ज़रूरी है। तो जनसंख्या के आधार पर और साथ ही साथ आनुपातिक आधार पर दिया गया है सीटों का बंटवारा, यानी सीटों का आवंटन। लोकसभा की बात हो रही है। 5वां नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि लोकसभा में वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों का आवंटन जो आधारित है वो कौन सी जनगणना पर आधारित है? ऑप्शन ए कह रहा है 1951 की जनगणना पर, ऑप्शन बी 1961 की जनगणना पर, ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर और ऑप्शन डी 1981। तो मैंने आपको लेक्चर में बहुत क्लियरली समझाया हुआ है कि जो 1971 की जनगणना है, इस जनगणना के आधार पर क्या किया गया था, लोकसभा की सीटों को फ्रीज कर दिया गया था। और फ्रीज करके कहाँ तक फ्रीज किया गया है वो आगे हम लोग प्रश्न में देखेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। 1971 को बेस मानते हुए, आधार जनगणना मानते हुए हम लोगों ने क्या करा है, इसको कुछ वर्षों के लिए फ्रीज करके रखा हुआ है कि इसके बाद ही अब क्या करेगा, सीटों का आवंटन दोबारा से होगा। तो अभी जो वर्तमान में है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका फिर से सही हो जाएगा। 6ठा नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है, और यह जो निर्धारण है किस वर्ष तक यथावत का मतलब फ्रीज, यानी जैसा अभी है वैसा ही रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा ये प्रश्न कह रहा है। क्या वो 2031 तक रहेगा,
क्या वो 2026 तक रहेगा या फिर 2021 तक या 2011 तक? तो साथियों ध्यान रखना आपको, 2026 तक हम लोगों ने क्या किया है, इस सीटों का जो आवंटन है उसको फ्रीज करके रखा है, यथावत रखा है कि अगर सीटों का दोबारा से अब आवंटन होगा कि कौन से राज्य में कितनी सीटें होनी चाहिए, तो वो 2026 के बाद। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 2026 नहीं बल्कि 2031 चला जाएगा, क्योंकि 2026 में तो जनगणना होना ही नहीं है, जनगणना तो होना है 2031 में। जब 2031 में जनगणना होना है तो इसका मतलब है कि 2026 जो फ्रीज करके रखा गया है, 26 में तो सीटों का आवंटन नहीं होने जा रहा है, 31 में होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन से राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। अगला प्रश्न 7वां नंबर का कह रहा है कि भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, देख लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है 547, ऑप्शन बी कह रहा है 545, ऑप्शन सी कह रहा है 552 और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो 547 है ये तो नहीं होगा, 545, ये 545 अगर वर्तमान में बात करी जाए 2019 से पहले, तो वर्तमान में 2019 से पहले 545 सीटें हुआ करती थी, लेकिन अभी 543 है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों को जो नियुक्त किया जाता था, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीयों को नियुक्ति का जो प्रावधान है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होता था। आंग्ल भारतीय मतलब जो माता या पिता दोनों में से कोई एक क्या हो, ब्रिटिश नागरिक हो, और उनके जो वंशज हैं, मतलब उनके जो औलाद हैं, चाहे बेटा या बेटी, उनको क्या किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। लेकिन जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पूरी तरीके से खारिज किया कि ये देश सिर्फ भारतवासियों का है, इसमें अंग्रेज़ों का कोई रोल नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया जाए। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि अधिकतम, ये तो वर्तमान की बात है, मतलब वर्तमान में इतनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं, 2 हटा दिया जाए तो। लेकिन अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन 552 ज़रूर है। और 2019 से पहले का ये सवाल पूछा हुआ है साथियों, बीपीएससी का प्रश्न है, तो उस समय के हिसाब से 552 तो ठीक है, लेकिन चूंकि अभी हम लोगों को इसके हिसाब से तो नहीं चलना होगा, क्योंकि ये हट चुका है। 2 आंग्ल भारतीयों का जो मनोनयन होता था वो रिमूव कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर 550 होता तो ऑप्शन सी सही होता। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना है? तो देखिए, 31वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जो लोकसभा की सीटें थी वो 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई, और जो यूटी था यानी केंद्र शासित प्रदेश, उसमें 25 सीटें हुआ करती थी, उसको घटा करके 20 किया गया। तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 15 सीट, ऑप्शन बी कह रहा है 20, ऑप्शन सी कह रहा है 19 और ऑप्शन डी कह रहा है 25। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये अधिकतम की बात है, सर्वाधिक। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना 19 सीट है। जैसे लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटों का प्रावधान है, तो 550, लेकिन वर्तमान में कितना है, 543। ठीक उसी प्रकार यूटीज़ के लिए अधिकतम 20 सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 19 सीटें हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका
बी सही हो जाएगा। 9वां नंबर का जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एससी और एसटी को आरक्षण प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की बात हो रही है, आर्टिकल की बात हो रही है। कौन से आर्टिकल में एससी और एसटी, एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट का मतलब जिसको हम लोग अनुसूचित जाति कहते हैं, और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्राप्त है, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत, उसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 330, ऑप्शन बी कह रहा है 331, ऑप्शन सी कह रहा है 332 और ऑप्शन डी 333। तो 331 जो है, ये 331 के तहत क्या था, 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होना था 331 के तहत। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि इसको रिमूव कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। और ऑप्शन सी जो कह रहा है 332, तो 332 में क्या है, राज्यों में एससी और एसटी के लिए, राज्य के विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का प्रावधान है, मतलब आरक्षण प्राप्त है। और ऑप्शन जो डी कह रहा है, ऑप्शन डी है 333। तो 333 के तहत क्या होता था कि प्रत्येक राज्य में 2019 से पहले प्रत्येक राज्य में एक आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी राज्यपाल के द्वारा। चूँकि जब केंद्र में हट चुका है तो फिर राज्य में क्यों रह जाएगा, इसका मतलब 333 भी हट चुका है। 333 का जो प्रोविज़न है, 333 आर्टिकल नहीं हटा है, 333 का सब क्लाउज 1 वो हटा है। 333 के आर्टिकल 333 के क्लाउज 1 के तहत जो प्रोविज़न था कि राज्यपाल क्या करेगा, प्रत्येक राज्य में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करेगा। और यही चीज़ सिक्किम में, ध्यान रखें, सिक्किम में एंग्लो इंडियन के जगह राज्यपाल के द्वारा एक बुद्धिस्ट की नियुक्ति की जाती थी। चूँकि सिक्किम में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्या मतलब लगभग कह सकते हैं कि सिक्किम में बुद्धिस्ट ही ज़्यादा हैं। तो एकमात्र राज्य जो कि सिक्किम, उसमें क्या होता था, एक बुद्धिस्ट की नियुक्ति की जाती थी। वो भी प्रोविज़न समाप्त हो चुका है। तो बचा कौन, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है कि 330 के तहत, आर्टिकल 330 के तहत एससी और एसटी को आरक्षण प्राप्त है। कहाँ पर, लोकसभा में, लोकसभा में प्राप्त है साथियों। यहाँ लोकसभा लिखना मैं भूल चुका हूँ, ध्यान रखें। लोकसभा में यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एससी एसटी को आरक्षण प्राप्त है। तो एससी एसटी को आरक्षण तो यहाँ भी प्राप्त है, एससी एसटी में आरक्षण तो यहाँ भी प्राप्त है। तो यहाँ 332 अगर देखें तो ये विधानसभा में है, 330 ये लोकसभा में है, ध्यान रखें। 10वां नंबर का जो प्रश्न है, 10वां नंबर का जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी की बात हो रही है, शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या यानी रिजर्व्ड सीटों की जो संख्या है वो कितनी है। क्या 59 है, क्या 69 है, क्या 79 है, क्या 84 है। 69 79 तो बहुत लोग 59 में बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। 59, 69, 79 या फिर 84। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 330 आर्टिकल के तहत 84 सीटों का, ध्यान रखें, कितनी सीटों का, 84 सीटों का आरक्षण प्राप्त है। यानी ये जो 84 सीटें हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन, जो अनुसूचित जाति है वही लोग क्या करेंगे, उन्हीं में से कोई कैंडिडेट बनेंगे उन सीटों के लिए। बाकी जिनको जहाँ से लड़ना है लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अनुसूचित जाति, अगर क्या आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या इन 84 सीटों के अलावा अनुसूचित जाति
अगर कहीं से इलेक्शन लड़ना चाहे तो लड़ सकता है या नहीं? इसका जवाब आप मुझे ज़रूर दें। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? प्रश्न संख्या जो 11 है वो क्या कहता है कि निम्न में किस राज्य से लोकसभा की सर्वाधिक सीटें एसटी के लिए, एसटी ध्यान रखें शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यहाँ पे बात थी एससी शेड्यूल्ड कास्ट, यहाँ है एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। निम्न में किस राज्य से लोकसभा में, ध्यान रखें लोकसभा में सीटों का जो प्रोविज़न है एसटी के लिए वो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य से है? क्या वो आंध्र प्रदेश से है, क्या वो बिहार से है, क्या वो एमपी से है या फिर महाराष्ट्र से है? तो साथियों याद रखें, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें अगर आरक्षित है एसटी के लिए तो वो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ट्राइब्स की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया कि जनसंख्या के ही आधार पे सीटों का आवंटन हुआ है, तो इसका मतलब मध्य प्रदेश ही वो राज्य होगा जहाँ पर क्या होगा, सीटों का प्रावधान यानी आरक्षित सीटों का प्रावधान किसके लिए आरक्षित? एसटी के लिए। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 12वां नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसको है? क्या राज्यपाल को है, क्या राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, उपराष्ट्रपति को है? तो मैंने आपको अभी बताया कि आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय यानी 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता था, अभी नहीं। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति। यानी जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न 2003 का है, बीपीएससी 2003 का प्रश्न है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति होना चाहिए। लेकिन अभी के हिसाब से देखना है तो अभी के हिसाब से क्या होगा? अभी के हिसाब से इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आंग्ल भारतीय इसका बोलबाला ही खत्म कर दिया गया है, इसका नामो निशान मिटा दिया गया है। मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। तो इसका मतलब है कि इन चारों में से कोई भी ऑप्शन आप ध्यान मत रखें। इन चारों में से कोई ऑप्शन ध्यान ना रखें का क्या मतलब? आंग्ल भारतीय को ही ध्यान में ना रखें। चलिए 13वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि संविधान में एक वर्ष में लोकसभा के लिए कितने सत्र बुलाने का प्रावधान है? संविधान में प्रश्न को देखिए, प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है, इसीलिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ें कि प्रश्न कह क्या रहा है। संविधान में एक वर्ष में लोकसभा के लिए कितने सत्र का प्रावधान है? ऑप्शन कह रहा है 2, 3, 4 और 5। तो बहुत से जो प्यारे प्यारे साथी हैं वो तो फटाफट से टिक करेंगे 2। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ की आदत हो गई है कि एक वर्ष में अधिकतम 2 सत्र का प्रावधान है। लेकिन यहाँ ऐसा प्रश्न तो नहीं कह रहा है, अधिकतम की तो बात ही नहीं हो रही है। प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान में एक वर्ष में, अधिकतम नहीं है, एक वर्ष में लोकसभा के लिए कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो अगर अधिकतम बोला जाए या कम से कम बोला जाए, तो कम से कम अगर बोला जाए तो 2 और अधिकतम कितना? 3। लेकिन कम से कम प्रश्न में नहीं कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो 3 सत्र। वो 3 सत्र कौन कौन होते हैं? तो याद रखें, बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र, उसके बाद शीतकालीन सत्र, या फिर बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र, या फिर मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। इन तीनों में से कौन सा जो ऑर्डर है वो सही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, जो एक ऑर्डर होता है बजट का,
बजट वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। सत्र वाले वीडियो में आपको मैंने बजट के बारे में भी बताया है कि बजट कैसे पेश किया जाता है, किसके द्वारा पेश किया जाता है, और उसमें क्या कुछ प्रोविज़न्स हैं कि बजट में कौन कौन से खर्चे को इंक्लूड किया जाता है, कौन कौन से खर्चे को किस राज्य में कितना पैसा देना है, कहाँ से क्या करना है, वो सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताया हुआ है। आइए 14वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है कि जो लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल अगर कोई देखे बिना ही सिर्फ सुन के आंसर कर रहे हैं तो वो फटाफट से बोल देंगे 5 वर्ष, लेकिन प्रश्न इतना आसान तो है नहीं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है, ऑप्शन ए कह रहा है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक बार 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार क्या मतलब 5 वर्ष में एक बार 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष में, एक वर्ष तक के लिए, एक बार में, एक वर्ष में नहीं, एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जवाब देखिए, आपको याद होगा जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी या लगानी पड़ी थी, दोनों ही बातें हैं, क्योंकि जिनके द्वारा लगाया गया था इमरजेंसी तो वो तो कहते हैं कि लगाना पड़ा, लेकिन जिनके लिए लगाया गया तो वो क्या कहते हैं, लगाया गया। तो इसका मतलब दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। तो 1 वर्ष के लिए क्या किया गया था, कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। और फिर जब 1978 में, अच्छा ये बढ़ाया कब गया था, बढ़ाया गया था कब, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, वो आपको मैंने बताया हुआ है। आप वीडियो को देखें, अच्छे से सर्च करें। फिर जब मोरारजी देसाई की सरकार आई 1978 में, सरकार तो बनी 77 में, लेकिन 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, तब फिर क्या हुआ, कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। तो इसका मतलब 6 वर्ष किया गया था, वो किया कब गया वो आपको बताना है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो कह रहा है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये गलत बात है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है वो देखेंगे आगे हम लोग। अगला ऑप्शन कह रहा है कि एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये भी गलत है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, अगर इमरजेंसी लग जाए तो ऐसी परिस्थिति में 1 वर्ष के लिए एक बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ध्यान रखें। मान लेते हैं कि कार्यकाल कितना दिन का पूरा हो गया। ये जो कार्यकाल है ये 4 वर्ष 11 माह, मान लेते हैं 25 दिन पूरा हो गया। अब कितना दिन का समय बचा हुआ है, 5-6 दिन का समय बचा हुआ है। अब अगर इमरजेंसी लगे तो इमरजेंसी लगने के बाद कार्यकाल बढ़ाया गया 1 वर्ष के लिए। चलिए ठीक है, यानी इमरजेंसी लगा और आपने क्या किया, 1 वर्ष के लिए उसको बढ़ा दिया। बढ़ाने का प्रावधान भी हमारे संविधान में, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो जो इमरजेंसी है ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चला और फिर मामला ठीक ठाक हो गया, पहले जैसी स्थिति बन गई। तो अब बताइए ऐसे में क्या होगा, क्या 1 वर्ष तक खींचना सही है
या उसको वापस से बुलाना वो सही है। तो इस बात के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर इमरजेंसी लगने के बाद कार्यकाल अगर बढ़ जाए 1 वर्ष के लिए और इमरजेंसी अगर 6 माह से पहले समाप्त हो जाए तो आप 6 माह से ज़्यादा उसको लेके जा ही नहीं सकते। ध्यान रखें, फिर से सुने। इमरजेंसी लगने के बाद कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, लेकिन जो इमरजेंसी है 2 से ढाई महीने में ही सही हो गया, मतलब मामला जिस वजह से लगाया गया वो मामला पूरी तरीके से क्लियर हो गया। तो ऐसे में 6 माह से ज़्यादा आप इमरजेंसी को मतलब कार्यकाल को खींच नहीं सकते हैं, आपको 6 माह के अंदर अंदर ही रोकना होगा। लेकिन साथियों ज़रा सोचिए, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। प्रश्न क्या है कि अगर इमरजेंसी लगाई गई, 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया, ठीक है, अब 1 वर्ष पूरा हो गया लेकिन मामला अभी भी कंट्रोल से बाहर है, तो ऐसे में बताइए क्या किया जाए, या हमारे संविधान में क्या प्रोविज़न है। क्या किया जाए वो आप मत बताइए, क्या प्रोविज़न है, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या किया जाए तो आपका जवाब तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा कि रहने दीजिए, सरकार चलने दीजिए, इमरजेंसी लगे रहने दीजिए 200-400 साल तक। तो अपने हिसाब से नहीं बोलना है, संविधान इस बात की क्या उपाय किया है उसको आपको बताना है कि अगर 1 वर्ष से ज़्यादा अगर इमरजेंसी खींचा चला गया तो अब क्या किया जाए, उसका जवाब आप बताएं मुझे। तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 15वां नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि लोकसभा का कोरम यानी गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए। तो ये गणपूर्ति की जहाँ तक बात है तो सिर्फ लोकसभा ही नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, चारों की जो गणपूर्ति है आपको ध्यान रखना है, क्या वो 1/3 होनी चाहिए कुल सदस्य संख्या का, या क्या 1/5 होनी चाहिए, या फिर क्या 1/10, या फिर क्या 1/11, 1/10। तो मैंने आपको बताया था कि गणपूर्ति आर्टिकल 100 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 100 में कहा गया है कि अगर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यानी संसद की जो गणपूर्ति है वो या तो 10% होनी चाहिए, और 10% का मतलब क्या है 1/10। तो वो चीज़ हर जगह काम करता है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो। जब अगले दिन मिलेंगे साथियों हम लोग, तो हम लोग कार्यपालिका को शुरू करेंगे, और बीच बीच में ये जो क्वेश्चन का सीरीज़ है ये चलता रहेगा। एक दिन बाद एक दिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होनी आवश्यक है, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किस लेवल की तैयारी की आवश्यकता है। तो इन्हीं कुछ प्रश्नों के साथ आज मैं विदा लूँगा। तब तक के लिए आप खुश रहें और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।